साहब का सवाल? सर मेरा सवाल ये है कि ड्रग पॉइजनिंग से क्या क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं और क्या हर ड्रग से मौत वाक़ई हो सकती है? मैंने बताया ना, ये डोज डिपेंडेंट होता है। जैसे अभी हमने बात की कि जब पेशेंट दवा लेगा तो सबसे पहले जहाँ जाएगी वहाँ मुज़िर असरात मुरतब करेगी। सबसे पहले वो स्टमक में जाती है, स्टमक में जाने से वही वॉमिटिंग का अमल होगा। और अगर थोड़ी सी दवा ली है उसने और जज्ब हो गई, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक डोज नहीं है, क्योंकि हर दवा की एक टॉक्सिक डोज होती है। जैसे पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल की 15 ग्राम टॉक्सिक डोज है, यानी कोई शख्स अगर 5 मिलीग्राम की एक गोली आती है, अगर वो शख्स आप अंदाज़ा लगाइए उसको कितनी दवा खानी पड़ेगी, 5-15 ग्राम उसको देनी है तो 30 गोलियां उसको खानी है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि 30 गोलियां कोई बैठ के खाए। ये ज़्यादातर इस तरह के जो टॉक्सिसिटी होती है वो सिरप की फॉर्म में ज़्यादा होती है, क्योंकि सिरप की फॉर्म में एक चम्मच में अच्छी खासी कंसंट्रेशन होती है और छोटे बच्चे के लिए बहुत थोड़ी डोज जो होती है वो लीथल होती है। तो इस वजह से इट डिपेंड्स अपॉन द डोज कि उसको क्या हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा डोज किसी ने ले ली, जैसे किसी ने खुदकुशी अटैम्प्ट की गई, तो बहुत ज़्यादा अगर डोज ले लेंगे तो वो थोड़े से वक्फे के अंदर उनके साथ लीथल इफेक्ट अपने प्रोड्यूस करेगी और पेशेंट की मौत भी बहुत जल्द वाक़ई हो सकती है अगर उसे मेडिकल असिस्टेंस ना मिले। मेरा नाम डॉक्टर मारिया है। मेरा सवाल ये है कि ड्रग पॉइजनिंग या ड्रग ओवरडोज की सूरत में क्या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देनी चाहिए? ड्रग ओवरडोज और ड्रग पॉइजनिंग की सूरत में डेफिनेटली जब ओवरडोज हो जाती है वो पेशेंट पॉइजनिंग की तरफ चला जाता है, बजाय इसके कि वो आपके फ़ायदे के लिए रहे। जैसे बुखार की दवा है वो आपके फ़ायदे की है, लेकिन अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ले ली तो डेफिनेटली फिर वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं उस दवा के, मुज़िर असरात शुरू हो जाते हैं, फिर बजाय फ़ायदे के उस पर उसके नुकसानात का असर शुरू हो जाता है। तो जो टॉक्सिक असरात जो शुरू होते हैं वो नुकसान मुरतब करते हैं उसके बॉडी के ऊपर, न सिर्फ लोकल जहाँ जाते हैं स्टमक में, बल्कि अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए ज़्यादा देर तक रहें तो वो सिस्टमिक इफेक्ट शुरू कर देते हैं। उस सिस्टमिक इफेक्ट में लिवर, किडनी ये सब इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। इवन लॉन्ग टर्म में बोन मैरो डिप्रेशन शुरू हो जाता है बहुत सारी दवाओं से। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये अगर आप बर वक्त उस दवा को स्टमक से बाहर कर दें जहाँ पर वो गया, हम इस पर राइट नाउ जो बात कर रहे हैं वो ओरल मेडिसिन की है, ओरल जो रूट है जो वहाँ से जो पॉइजनिंग हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो बाई माउथ दवा ले रहा है वो डेफिनेटली स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर वो कुछ देर रहती है ताकि वो वहाँ डिज़ोल्व हो, एब्जॉर्ब हो। तो इस तमाम अमल के लिए कम से कम 4 घंटे दरकार होते हैं। तो ये 4 घंटे वो वक्फ़ा होता है जिसमें आप फ़र्स्ट एड दे सकते हैं पेशेंट को। अगर आप फ़र्स्ट एड के तौर पे सिर्फ ये करें कि उसके स्टमक से ही दवा बाहर आ जाए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप इस तरह करें कि पेशेंट को बहुत सारा पानी पिला दें और वॉमिटिंग हो जाए, उससे ऐसी सूरत पैदा करें कि वॉमिटिंग हो जाए। अगर वॉमिटिंग हो जाएगी तो वो दवा का वो हिस्सा जो कि अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, स्टमक में पड़ा हुआ है, तो वो हिस्सा बाहर आ जाएगा और जो एब्जॉर्ब हो गया वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि इतने मुज़िर असरात मुरतब करे। तो सबसे पहला काम ये होता है कि घरेलू मतलब घर पे आप जो फर्स्ट एड देंगे घर के अंदर होते हुए या ऑफिस में या कोई ऐसी जगह जहाँ आप मौजूद हैं और मेडिकल असिस्टेंस वहाँ नहीं है, तो आप फर्स्ट एड के तौर पे आपको मालूम हो जाए कि किसी ने ज़्यादा तादाद में दवा ले ली है, ज़्यादा डोज में दवा ले ली है, तो आप उसे बहुत सारा पानी पिलाइए और कोशिश ये हो कि वो वॉमिटिंग कर दे ताकि जो मौजूद हो पेट में। और जितनी जल्दी आप ये अमल करेंगे उतनी जल्दी पेशेंट की तबीयत बहाल हो जाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी करने का मतलब ये है कि आपने वक्त ही नहीं दिया उस दवा को कि वो स्टमक में रहे, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाए। स्टमक वॉश कब करना चाहिए और क्या हर ड्रग की ओवरडोज में स्टमक वॉश किया जाता है? स्टमक वॉश भी इसी तरह की है। ये तो आप जैसे आपने ये वॉमिटिंग करा दी पेशेंट को, अगर आप अस्पताल में लेके जाएंगे तो अस्पताल उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा। अस्पताल में जब मरीज़ जाएगा तो वो उसका स्टमक वॉश करेंगे। आइडिया वही है, मैंने आपको बताया कि जो दवा रुकी हुई है स्टमक में, अभी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, वो दवा बाहर आ जाए। उस दवा को बाहर लाने के लिए जैसे आपने घर में वॉमिटिंग कराई, अस्पताल में एक ट्यूब होती है जिसको बाई माउथ खाने की नाली से होते हुए स्टमक में पास करते हैं और पास करने के बाद सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो जो दवा अंदर रह गई है उसको कोशिश करते हैं खींच के निकाल लें। एस्पिरेट करना कहते हैं उसको, एस्पिरेट करके निकाल लें जो दवा अभी मौजूद है। अच्छा, कुछ दवा तो वो तो निकल गई जो दवा आपने कोशिश की, लेकिन कुछ दवा अभी भी उसकी सतह से लगी होती है। इसके लिए ये करते हैं कि हल्का गर्म पानी तकरीबन 250 ml स्टमक में डालते हैं उसी ट्यूब के ज़रिए,
जब इस ट्यूब से स्टमक में पहुंचाते हैं तो वहाँ पर वो स्टमक के अंदर जो दवा अब लगी भी मौजूद रह गई है स्टमक की लेयर्स के अंदर, उन्हें वो डाइल्यूट करके उस वाटर में ले आएगी और वो वाटर डाइल्यूट कर देगा और वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद उस वाटर को आप वहाँ रहने दें 5 से 10 मिनट। बाद मरतबा 5 मिनट के बाद लोग एस्पिरेट कर लेते हैं, बाद मरतबा 5 मिनट से ज़्यादा रखते हैं। इसके बाद अब उसको एस्पिरेट कर लीजिए, तो जो ड्रग डिज़ोल्व होकर उस वाटर में आ गई है वो एस्पिरेट होकर निकल जाएगी। ये स्टमक वॉश का तरीका है जो अस्पतालों में किया जाता है। लेकिन अगर ये कितनी देर तक करना चाहिए, ये आप 250 ml के 4 या 5 मरतबा इस तरह से करें तो अमूमन जो ड्रग स्टमक में होती है वो तमाम की तमाम वॉश आउट हो जाती है और इससे पेशेंट को जो मुज़िर असरात मुरतब होने वाले होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। मेरा नाम मुस्ताफ़ मरियम अनायत है और मैं हेल्थ के ड्रग्स पॉइजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रही हूँ कि सर स्टमक वॉश जो है वो हम किस तरीके से करना चाहिए और इसके लिए क्या महारत होना ज़रूरी है। स्टमक वॉश अस्पताल में करने वाला अमल है। घर में तो ये मुमकिन नहीं है कोई स्टमक वॉश करे, क्योंकि उसके लिए एक वाइड बोर ट्यूब चाहिए होती है जिसको डालना पड़ता है मुंह के ज़रिए, खाने की नाली से स्टमक में पहुंचाना पड़ता है। डेफिनेटली वहाँ पर महारत की तो ज़रूरत है, ये पैरामेडिकल स्टाफ का काम है या डॉक्टर की प्रेजेंस में ये सारा काम होना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास पहुंच चुका है मरीज़ तो डॉक्टर उस दवा को पेट से निकालने के लिए स्टमक वॉश करते हैं। स्टमक वॉश हर दवा में इतना कारगर साबित भी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि दवा कितनी देर से पेट में। अगर दवा 4 घंटे से ज़्यादा पेट में रहती है तो फिर स्टमक वॉश करने का बेशतर दवाओं में फ़ायदा नहीं होता है। 4 घंटे में अमूमन जो दवा पेट में जाती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। 4 घंटे के बाद जो स्टमक वॉश का अमल है वो बेशतर दवाओं में फ़ायदेमंद नहीं होता है, सिवाय एंटी स्पाज्मोटिक के जो पेट का दर्द कम करती हैं या एंटी डिप्रेसेंट के जो नींद की गोलियाँ हैं। ये एंटी स्पाज्मोटिक और एंटी डिप्रेसेंट और सैलिसैलेट, एस्पिरिन, इन 3 तरह की दवाओं के अलावा जितनी दवाइयाँ हैं वो तमाम की तमाम तकरीबन 4 घंटे में जज्ब हो जाती हैं। तो इसके बाद अगर स्टमक वॉश कर रहे हैं फर्स्ट एड देने के तौर पे या मेडिकल असिस्टेंस के तौर पे तो वो अमल इतना फ़ायदेमंद नहीं है। और एक और ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आप नहीं दे सकते हैं कि अगर एसिड की या कोई पैराफिन है, एसिड है या एल्कली है स्ट्रॉन्ग, वो अगर किसी ने पी लिए उसमें भी स्टमक वॉश बिल्कुल मना होता है। स्टमक वॉश का उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो स्टमक वॉश डेफिनेटली एक हॉस्पिटल का प्रोसीजर है जो कि डॉक्टर की अंडर सुपरविजन होना चाहिए। आपका सवाल? मेरा नाम डॉक्टर विकास है। मेरा आपसे ये सवाल है सर कि स्टमक वॉश से कोई ख़तरा हो सकता है और किन हालात में स्टमक वॉश नहीं करना चाहिए? स्टमक वॉश करने में यही है प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि आप उसको हॉस्पिटल में कर सकते हैं, अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर कर सकते हैं। आपको उसके प्रॉपर गेज की आपको वो चाहिए, ट्यूब चाहिए, फ्रेंच गेज ट्यूब 30 से 40 गेज की चाहिए होती है जिसको आप खाने की नाली से स्टमक में पहुंचाते हैं। अब ये चीज़ अगर दरकार नहीं है, अगर ये मौजूद ही नहीं है तो आप स्टमक वॉश कर ही नहीं सकेंगे। और स्टमक वॉश आप इन हालतों में नहीं करते हैं जिनमें कोई ऐसी दवा इस्तेमाल की गई हो जो खाने की नाली को और स्टमक को इरिटेट किया हुआ हो, जिसने म्यूकोज़ा को उसकी इरिटेट किया हुआ हो या बर्न किया हुआ हो। अगर आप वो देंगे तो म्यूकोज़ा फ्राइबल होती है, वहाँ पे अल्सर बनने के चांसेस हैं। बाज़ मरतबा अगर आपने एल्कली और एसिड में दिया तो इवन स्टमक परफोरेशन हो सकती है क्योंकि वो ट्यूब जाएगी अंदर, फ्राइबल स्टमक है, वहाँ पे अल्सर भी प्रोड्यूस कर सकती है, इरिटेशन कर सकती है, एरोजन कर सकती है। तो ऐसी सूरत में इरिटेटिंग अगर कोई चीज़ स्टमक में गई हुई है जो इरिटेट की भी है वो म्यूकोज़ा को, तो वहाँ पर स्टमक वॉश कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वहाँ नहीं करते हैं। तो उसके लिए ज़रूर महारत की ज़रूरत है, सूझबूझ की ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए किस कंडीशन में आप स्टमक वॉश कर रहे हैं और डॉक्टर की प्रेजेंस की ज़रूरत है और ये अस्पताल में करने वाला अमल है।